नमस्कार जोहार। मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर की वो सीट जो लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। सुर्खियों का हिस्सा इसलिए भी बनी हुई है, पहली चर्चा में तब आई थी जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एक प्रत्याशी से हार जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे और बताएंगे, क्योंकि ये प्रत्याशी हमेशा से ही लगभग 3 दशकों से इनका दबदबा झारखंड की राजनीति पे रहा है। झारखंड की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरयू राय की, जो जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े थे 2019 में निर्दलीय, जब भारतीय जनता पार्टी ने इनका जमशेदपुर पश्चिमी से टिकट काट दिया था। तब ये पहली बार लड़े और निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को रिकॉर्ड वोटों से हराते हैं। बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे इस बार का क्या माहौल रहेगा, इनकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, किस तरह से इस बार ये झारखंड के चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका में आएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, इस बार आपके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है। लगातार आप जिस सीट जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े थे वो हॉट सीट मानी जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था। लगातार 8 बार से भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट वहां से जीतते आ रहे थे। 5 बार यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी रिप्रेजेंट किया है उस सीट को। आप जीते। सबसे पहले तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? मैं जीता, जनता ने वास्तव में जीता। मैं तो नॉमिनेशन के लास्ट डेट पर नॉमिनेशन किया था। वहाँ के लोग ही तैयार थे, लोगों ने मुझे हाथों हाथ ले लिया और चुनाव वहाँ की जनता लड़ी थी। मैं तो एक निमित्त मात्र था। सारी व्यवस्थाएं खड़ा लोगों ने अपने से वहाँ किया और मैं जीत गया। और 15 दिन के समय में ही जो होना था हो गया। उसके बाद से तो मैं लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ और मैंने काफ़ी समय दिया है, काफ़ी काम कराए हैं। ये कहा जाए कि कोरोना के बाद के 3 वर्षों में मैंने जो काम किया वहाँ, वह काम पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ था। तो मैं तो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था कि मैं वहीं से लड़ूं, मगर चूंकि मैंने जनता दल यू ज्वाइन कर लिया, जनता दल यू एनडीए का हिस्सा है, तो एनडीए ने तय किया कि नहीं, मैं इस बार जमशेदपुर पूरब से नहीं, जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ूं। आज ही घोषणा भी हुई है। जदयू को एनडीए गठबंधन में जमशेदपुर पश्चिम की सीट मिली है, जहां से मैं उम्मीदवार रहूंगा। तो अब मैं अपने पुराने ही सीट पर फिर 5 साल के बाद आ गया हूँ। क्षेत्र परिचित है, यहाँ क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इससे आदमी अवगत है। अब चुनाव हम एनडीए के ही बैनर तले लड़ेंगे। यहाँ पर कोई जनता दल यू, भाजपा, आजसू, ये अलग अलग नहीं होकर एक ही एनडीए के बैनर से लड़ेंगे चुनाव। और एनडीए का बैनर से चुनाव लड़ेंगे, तैयारी होगी, नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद ही सामने क्या स्थिति होती है वो आएगी। सर, 2019 में क्या कारण था कि आप भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गए थे, स्वयं का अपना एक दल बनाया, उसके बाद आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। उसके बाद क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी आपने नहीं ज्वाइन की, उसके बजाय आपने जदयू ज्वाइन कर लिया, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, 2019 में मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से कि मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग मुझे टिकट नहीं देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, और मुख्यमंत्री ठान ले किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं देना है तो अंत में पार्टी यही तय करती है कि टिकट न दिया जाए। इसलिए मुझे आशंका है कि आप मुझे टिकट नहीं देंगे। अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते हैं तो मुझे पहले बता दीजिए, मैं खुद ही प्रेस के साथियों को बुलाऊंगा, अनाउंस कर दूंगा कि बहुत हो गया, काफ़ी समय से मैं राजनीति में हूँ, अब मैं संगठन का काम करूँगा, चुनावी राजनीति में भाग नहीं लूँगा, ये मुझे बता दीजिए। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, आप नहीं लड़ेंगे, ऐसा कैसे होगा, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मैंने दिल्ली जाकर भी कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के समय में कि भाई आप मुझे आज भी कह दीजिए कि चुनाव में मुझे टिकट नहीं देंगे, ये बता दीजिए। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, विचार होगा। पहली सूची निकली, मेरा लिस्ट पेंडिंग हो गया, दूसरी में पेंडिंग हो गया, तीसरी लिस्ट निकली, उसमें भी पेंडिंग रह गया मेरा, चौथी सूची जारी हुई, उसमें भी मेरा पेंडिंग रह गया नाम। और उसके एक ही दिन बाद नॉमिनेशन का लास्ट डेट था। तो मुझे लगा कि ये लोग मुझसे छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तब मैंने घोषणा की कि अब मैं स्वयं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इतनी ही पृष्ठभूमि है संक्षेप में। मैं चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे जिता दिया, और कोई बात नहीं है।
आप लगातार, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा रहे हों उनको लेकर के, या अभी हालिया अगर आपका बयान देखा जाए, तो आप बन्ना गुप्ता पर लगातार हमलावर हैं, क्या कुछ मामला है? नहीं नहीं, जहां भी मेरे सामने लोग लाते हैं, जो शीर्ष के स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, सबूत के साथ मेरे पास लोग आते हैं, तो मैं इस मामले को उठाता हूँ। और उसी तरह से बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग की करीब आधा दर्जन अनियमितताओं के बारे में लोगों ने मुझे बताया, सूचित किया, मैंने उनको उठाया। अब आज क्या सवाल हो गया कि अगर आप अनियमितता की बात उठाते हैं तो लोग उसमें करेक्शन नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं ये। मैं तो कहता हूँ कि आपने गलती किया है, गलती किसी ने बता दिया, गलती हुई है, आप उसको मान लीजिए, उसमें करेक्शन कर दीजिए, सारा मामला ठीक हो जाएगा। मगर बताने के बाद भी अगर आप उसी रास्ते पर चलते रहिएगा तो इसी को भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो ऐसे आधा दर्जन से अधिक मामलों को मैंने विधानसभा के भीतर भी उठाया, कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो बात इतना ही है। और बन्ना गुप्ता से मेरा व्यक्तिगत रूप से क्या लेना देना है? स्वास्थ्य का महकमा है उनका, स्वास्थ्य सीधा जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के किसी भी गलत काम का असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए मैं उनके बारे उठाते रहा हूँ। उनको लगता है कि मैं निजी रूप से उनका दुश्मन हो गया हूँ, तो दुश्मनी पाल रहे हैं। मेरे मन में कुछ नहीं, उन्होंने आधा दर्जन मुझ पर मुकदमे कराए हैं। अब उनको लगता है कि मुकदमा करा देने से लोग डर जाएंगे, उनकी गलतफहमी रही है। तो अब तो मैं उनके खिलाफ चुनाव मैदान में भी आ गया हूँ यहाँ से, तो चुनाव में भी सारे मुद्दे उठेंगे, बातें होंगी उसकी। क्या लगता है कि कैसी लड़ाई रहेगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि अब तो खुले रूप से आप दोनों आमने सामने आ चुके हैं? नहीं, आज ही घोषणा हुई है, जनता दल यू को इस सीट दे दिया है राष्ट्रीय अगर जनतांत्रिक गठबंधन ने। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक लक्ष्य रखे हैं कि जमशेदपुर पश्चिम के सीट को कम से कम 50,000 वोट से हम जीतें, यहाँ एनडीए की जीत हो। और यही लक्ष्य लेकर एनडीए के जितने घटक हैं, भाजपा है, जनता दल यू है, आजसू है, लोजपा है, जो भी उसके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इस लक्ष्य को ही लेकर चुनाव मैदान में उतरें तो हम लोग ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके कद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है जब प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भरे मंच से ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरयू राय जी के पास जानकारी ना हो या चीजें ना हो, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने कहा है, ये तो उनकी अनुभूति है। ऐसा नहीं है कि सरकार के बाहर रहकर आदमी हर चीज को देखे, मगर जब कहीं सरकार के किसी विभाग में काम सही नहीं हो रहा है तो जो लोग उससे पीड़ित हैं या प्रभावित हैं, तो वैसे लोग शेयर करते हैं बातों को। बहुत सारे लोग कागजात लाकर देते हैं, पर हम उसमें छांटते हैं कि हर मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। फिर भी मैं पत्र तो लिख ही देता हूँ मुख्यमंत्री को कि भाई इस विभाग से सूचना मिली है। अब देखिए, अफसोस है कि इस सरकार में सही काम कराना जितना मुश्किल है, गलत काम को रोकना उससे अधिक मुश्किल है। तो यही मेरा अनुभव हुआ है पिछले 5 वर्षों में। मैंने जितने सवाल उठाए हैं, सबूत दिए हैं, विधानसभा में स्वीकार किया गया है, जांच कमेटियां बनाने की बात कही गई है, और हुआ कुछ भी नहीं। तो जब सरकार ही तुल जाएगी कि अनियमितताओं उसकी हम अनदेखी करते रहेंगे, तो इसी तरह की बात होते रहेगी। इसलिए हेमंत जी से तो मेरे निजी रिश्ते मधुर रहे हैं, मैं उनको बहुत प्यार भी करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से वो भी बड़ी शिष्टाचार निभाते हैं, सब ठीक है। मगर ये सब तो व्यक्तिगत संबंधों की बात है। सरकार में रहकर जिस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग में जो हो रहा है उसको, तो ये बड़ी मुश्किल है। मैंने उनसे कहा था कि ऐसा रहेगा तो नियंत्रण नहीं रह जाएगा आपको शासन पर। अब आलमगीर आलम साहब के बारे में आ रहा है कि आज ही आया है, ईडी का कहना है कमीशन से उन्होंने 56 करोड़ कमाया। स्वास्थ्य विभाग ने कितना कमाया, दूसरे विभागों ने कितना कमाया, ईडी छापेमारी कर रही है। तो मेरा कहना तो सही है कि अब उनका नियंत्रण, उनको पता ही नहीं है कि उनके किस विभाग में कौन कितना कमा रहा है और क्या कर रहा है। तो एक अपने धुन में रमे हुए हैं, चल रहे हैं। सरकार कैसे चल रही है इस पर उनका कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। अच्छा, लगातार विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो लगातार इल्जाम लगाता रहता है एनडीए गठबंधन पे कि ये ईडी सीबीआई, ये जो
कार्रवाइयां करती हैं ये पार्टी देख करके करती है, विपक्ष के लोगों पे ज्यादातर कार्रवाइयां होती हैं। नहीं, ठीक है। और बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो उसमें जाता है वो धुल जाता है, साफ हो जाता है, सारे इल्जाम हटा दिए जाते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, मगर मेरा ये कहना है कि यदि ईडी सीबीआई किसी के यहाँ गई, उसको पर्याप्त अवैध धन मिल जाता है, पर्याप्त सबूत मिल जाता है, तो इसके बारे में बात करना चाहिए उनको ना। आप विपक्ष में हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, तो आपको गलत काम करने का लाइसेंस तो नहीं मिल गया है। ठीक है, सीबीआई उन्हीं के पास जाती है, तो जाती है तो वहां से कुछ पाती ही है। अब ये कहें कि नहीं और भी कहाँ भी जाइए, तो इससे इनका अपराध तो कम नहीं हो जाता है। इसलिए इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये आम जनता में लोग ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि केवल विपक्षी दल के नेताओं के पास ही छापेमारी करते हैं, भाजपा वाले पर नहीं करते हैं। ये सही भी हो सकता है, मगर इस तर्क से जो विपक्षी दल के नेताओं का भ्रष्टाचार है, वह भ्रष्टाचार तो दब नहीं जाता है, कम नहीं हो जाता है। उनको तो अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे करना चाहिए। आलमगीर आलम साहब के पास इतना पैसा मिला वो बता दें। अभी पेयजल स्वच्छता विभाग के यहाँ छापेमारी हो रही है, उसके बारे में बता दें कि ये सही नहीं है, सीबीआई या ईडी ने जो किया वो सही नहीं है। ये बात तो वो कहते नहीं है, तो वो उल्टे आरोप लगाते हैं कि साहब आप हम ही पर आते हैं, अपनी तरफ नहीं जाते हैं। तो यही मेरा इसमें यही है कि आपके यहाँ अवैध धन मिल रहा है, आपके यहाँ नियमितताएं मिल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन जी है जीतने के लिए विधानसभा का चुनाव तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। अभी मैया सम्मान यात्रा लेकर के चल रहे थे, जिसके माध्यम से उन्होंने जुड़ना चाहा महिलाओं के साथ डायरेक्ट, या जो भी चीजें हैं तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जीत के लिए नए नए फार्मूले इजाद किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन, आप तो खैर जेडीयू के उम्मीदवार हैं जो एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है, एनडीए गठबंधन जो है कौन कौन से पैंतरे यहाँ पे अपनाया जा रहा है, आपकी क्या रणनीति है, किस तरह से आप चुनाव जीतेंगे? नहीं, यहाँ हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो सीधा मामला है, यहाँ कोई रणनीति की बात नहीं है। हम लोग पूरे क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्र के लोगों को जानते हैं, वो भी जानते हैं। जितने लोग पसंद करेंगे वो वोट करेंगे, पसंद ज्यादा हुई तो हम लोग जीत जाएंगे। इसलिए लक्ष्य रखा है मैंने कि कम से कम इस बार 50,000 के मार्जिन से हम लोग इस विधानसभा में चुनाव जीते। तो हम लोगों की कोई खास रणनीति नहीं है, और चुनाव आता है तो सरकारें एक रणनीति के तौर पर कई निर्णय लेते हैं। मैया सम्मान योजना एक अच्छी योजना थी, मैंने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर महिलाओं से इसमें हिस्सा दिलवाया, अपना फॉर्म छपवाया, बांटा, मगर उसकी धार कुंद हो गई। कुंद इसलिए हो गई कि जब गोगो दीदी योजना इन्होंने घोषणा कर दिया तो लोगों को लगा कि भाई एक बेहतर योजना आ रही है। उसके बाद इन्होंने कह दिया हम 2500 रुपया देंगे, मगर दिसंबर से देंगे। साहब आज से क्यों नहीं देंगे आप? तो ये सवाल उठने लगे हैं कि मैया सम्मान योजना अभी शायद चुनाव तक के लिए ही है, चुनाव के बाद ये चलेगी नहीं। एक तरफ मैया सम्मान योजना में आप 1000 रुपया खाता में महिलाओं के डाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो 50 से ऊपर की महिलाएं हैं, विधवा हैं, वृद्धा हैं या वृद्ध हैं, उनके खाता में जो पेंशन का पैसा आता था वो बंद हो गया है, नहीं आ रहा है। तो ये दोनों तो दिखाई पड़ रहा है ना कि इस योजना को लागू करने के लिए आप कौन कौन चीज़ों पर आप प्रहार कर रहे हैं, वहाँ समझौता कर रहे हैं, इसलिए इसकी धार कुंद हो गई है। नहीं तो अच्छी योजना थी, मुझे लगता है कि योजना का उतना लाभ मिल नहीं पाएगा। दूसरा एक है कि ये पिछले 2-3 महीने से इसी में लगे हैं, यात्रा करना, सब करना। अब एक कप चाय में हमको आधा चम्मच चीनी डालने से ही मेरा काम हो जाएगा, मिठास हो जाएगी। उसमें जबरदस्ती हम 4 चम्मच चीनी डालेंगे तो इससे उसकी मिठास तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए इस योजना के बारे में सुनते सुनते लोगों के कान पक गए हैं। जिनको सहानुभूति थी वे भी सोचने लगे कि भाई क्या रोज 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 एक ही बात आदमी कर रहा है, और इसको ही एक मुद्दा बनाए हुए। कि गोगो दीदी योजना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक आया था 2014 का, जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय की 15 लाख रुपए जब काला धन आ जाएगा तो 15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे। मैनिफेस्टो में नहीं था। इन्होंने कहा था कि इतना काला धन सृजित हुआ है कि उसको हम परिवार से बांटते तो प्रति परिवार 15 लाख रुपया होता है। तो ये कहा था, ये नहीं कहा था कि आपके खाता में डाल देंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात हुई थी, वो भी वादा पूरा नहीं किया गया। देखिए रोजगार कितना हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
रोजगार देने की बात होती है, जितना दिया उतना दिया, 2 करोड़ नहीं दिया, 2 करोड़ का लक्ष्य रखा था, मान लीजिए 2 लाख ही दिया, तो ये तो रिकॉर्ड पर है कि उतना ही दिया। लक्ष्य रखना एक अलग बात है, लक्ष्य पूरा तरह से शत-प्रतिशत पूरा हमेशा नहीं होता है, इसलिए आप इसमें कोई आलोचना कर सकता है, तो केवल उन्होंने नहीं किया, हेमंत सोरेन ने भी यहाँ कहा था कि हम ये काम करेंगे, जिसमें से कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई काम हुआ नहीं। तो ये चुनाव के समय में कुछ बातें बढ़-चढ़ कर की जाती हैं, तो लोग भी समझते हैं कि बढ़-चढ़ कर बातें की जा रही हैं, मगर इससे नीयत का परिचय मिलता है कि हमारी नीयत है कि हम रोजगार दें, हमारी नीयत है कि हम अच्छा काम करें। हम जितना कह रहे हैं उतना नहीं कर पाए, तो ये उतना करने की स्थिति नहीं बनी, इसलिए नहीं कर पाए। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, सरकार तो बनेगी एनडीए की, इतना निश्चित हो गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चेहरा पर जाइएगा तो बहुत सारे चेहरे हैं। अब देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ-जहाँ सरकारें बनी हैं, उन्होंने उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जगह-जगह किसको लेकर बना दिया। तो अब चेहरे की बात नहीं आ रही है, चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद कोई भी चेहरा जो पसंद आएगा पार्टियों के आलाकमान को, उसको लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हम अभी जमशेदपुर में मौजूद हैं। जमशेदपुर में हमारी बातचीत अभी सरयू राय जी से हुई। सरयू राय जी झारखंड की राजनीति के किंग मेकर कहे जाते हैं। लगभग 3 दशकों से यहाँ की राजनीति में इनका दबदबा है। लगातार आए दिन लोगों के विरोध को लेकर के जो काला कारनामा होता है, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो धांधलियां होती हैं, उनको उजागर करते रहते हैं। इस वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।